अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फेज चेंज एंड लेटेंट हीट। लेटेंट का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो उसे हम कहते हैं छुपी हुई हीट। तो यानी कि ऐसी हीट जो हमें नजर नहीं आती। वैसे तो हीट हमें नजर नहीं आती, लेकिन इसे हम छुपी हुई हीट क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, आप जानते हैं कि जो हम हीट देती हैं उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है टेम्परेचर को चेंज करना। हीट देने का पर्पस क्या होता है? टेम्परेचर को चेंज करना। तो जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फेज चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि आप विद द हेल्प ऑफ हीट टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर चेंज होने से उस मैटर की फेज चेंज हो जाती है। तो आप जानते हैं कि मैटर जो है वो एक फेज में दूसरी फेज में तभी कन्वर्ट होगा जब बॉन्ड्स टूटेंगे, क्योंकि सारी जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है और एटम्स आपस में बॉन्ड्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं। सॉलिड्स में बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड में उससे वीक होती हैं, और सबसे ज्यादा जो वीक होता है वो गैसियस फॉर्म या वेपोराइज फॉर्म में होते हैं। तो स्टार्ट में आप पानी की एग्जांपल ले लें। पानी है लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में उसके जो बॉन्ड्स हैं एटम्स के दरमियान वो वीक तो है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू गैस या वेपर्स। शुरू में जब आप हीट देती हैं तो पानी ठंडा ही रहता है, हीट आपकी जा रही होती है, आग पे आपने चूल्हा चूल्हा रखा होता है, लेकिन पानी ठंडा होता है। तो वो जो हीट आप दे रही होती हैं, जो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होती, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गर्म होगा ना। हीट नीचे से जा रही है लेकिन पानी ठंडे का ठंडा है। तो वो मोमेंट, वो ड्यूरेशन जिसमें आप हीट देती हैं लेकिन पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। थर्मोमीटर लें, उसको रख दे पानी के अंदर और उसका टेम्परेचर नोट करें। नीचे से आप हीट दे रही हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 10 मिनट तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वो जो पांच जितना भी ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, हालांकि कंटिन्यूअसली हीट जा रही है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैं तो हीट दे रहा हूँ मैंने, लेकिन इसका तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रही, तो ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो वो जो हीट है वो किस लिए यूज हो रही है? बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो उस हीट को आप क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यही वजह है कि लेटेंट हीट का काम क्या होता है? फेज को चेंज करना। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आया हुआ है। लेटेंट हीट का काम क्या होता है? फेज को चेंज करना। डिफरेंट वे से आपसे पूछ सकती हैं कि फेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फेज को हम बाय यूजिंग लेटेंट हीट हम यूज उसकी जो फेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फेज, we use the term phase to describe the specific state of matter। ये इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछ सकती हैं कि व्हाट इज फेज, तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकती हैं। फॉर एनी गिवन प्रेशर a phase change takes place at a definite temperature, usually accompanied by absorption or emission of heat। वो कह रहे हैं कि फॉर एनी गिवन प्रेशर फेज चेंज टेक्स प्लेस एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो 100 टेम्परेचर, डेफिनेट टेम्परेचर का मतलब है फिक्स टेम्परेचर है। पानी ने 100 पे ही बॉयल होना है, 99.9 पे भी पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको हासिल कैसे किया जाता है? यूजली अकम्पेन्ड मतलब हासिल किया जाता है बाय अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ हीट। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको हीट को एमिट करना पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होते होते वो 100 पे आ जाएगा। अगर उसकी हीट वो उसका टेम्परेचर कम है तो फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ा के वो 100 पे ले जाएगा और उसकी फेज चेंज हो जाएगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, जाहिर है कि जब वो वेपर फॉर्म में जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम मॉडरेट होता है और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है।
क्योंकि गैस में एटम्स का जो फासला वो सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड का लिक्विड जो है वो सबसे कम, और लिक्विड का वॉल्यूम उससे ज्यादा, और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम, तो उसका वॉल्यूम में भी चेंज आता है और डेंसिटी में फिर जाहिर है जब वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। इन फेज चेंज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ क्या बनती है? 0 पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और 0 ही उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टीम पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, सॉलिड है यानी कि आइस है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और लिक्विड जो बना है इसका भी टेम्परेचर दे रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट आप कंटिन्यूसली दे जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस हीट ने क्या किया? सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हीट, लेटेंट हीट, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज नहीं होती, बल्कि फेज को चेंज करने के लिए यूज होती है। इंटरव्यू में आपसे घुमा के या रिटन एग्जाम में पूछ सकती हैं कि फेज चेंज जो लेटेंट हीट है ये कितना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो इसका आंसर है नो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये कन्वर्ट उसको करती है, बस फेज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी एग्जाम्पल उसने दी है कि ये लिक्विड है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ पर अब आपने हीट दी, तो जब हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट लूज करें तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट देंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इन सॉलिड्स द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन देयर पोजीशन इनसाइड द सॉलिड। लिक्विड में उनके मान जो वो वीकर होती है, फासला थोड़ा ज्यादा होता है। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द सरफेस। पेपर्स में वो और जरा वीक हो जाती हैं और वो मूव फ्रीली करती हैं एनीवेयर इन द कंटेनर। लिक्विड में वो वीकर फोर्स होती है, लेकिन जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली, वो में मूव फ्रीली करती हैं, लेकिन सरफेस पे वो नहीं आते। यानी कि कुछ ना कुछ उन पर रिस्ट्रिक्शन है लिक्विड में, लेकिन वेपर्स में वो जहाँ पे मर्जी मुंह उठा कर वो जा सकती हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। थोड़ी सी फोर्स चाहिए और वो आज़ाद हो जाएंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि उस आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। तो दस इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी इज लार्जर इन लिक्विड फेज देन इन सॉलिड फेज। ये भी हम सिखवा सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है मैटर की, वो लिक्विड फेज में ज्यादा होती है, सॉलिड फेज में ज्यादा होती है। तो वो लिक्विड फेज में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जब वो था तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो ज़ाहिर है कि वो एनर्जी की ढेर सारी एनर्जी को लेकर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड फॉर्म में जब जब वो जाएगा तो उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, और सॉलिड में जब होगा तो उसके पास इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो यही वजह है कि वो कहती हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्टीम है सर इसको वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। कौन सा पॉइंट? सर एनर्जी इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देखिए, अब पहले तो बात यह है कि सॉलिड में वो है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी इंटरनल एनर्जी, मतलब एटम्स के पास जो अपनी एनर्जी है वो ज्यादा हो। बॉन्ड्स का मतलब है बिटवीन द एटम्स। तो अब हुआ क्या कि आप हीट दिए, तो जब आपने हीट दी तो एटम्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे
बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो वो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते जाएंगे, तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सॉलिड में जब थे तो वो बिटवीन द एटम्स के पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। लिक्विड में आई है तो बिटवीन द एटम्स जो बॉन्ड है वो तो वीक है एज कम्पेयर टू द सॉलिड है। लेकिन जो एनर्जी एटम्स के पास अपनी इंटरनल एनर्जी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जब आप हीट दे रहे थे वो एनर्जी एटम्स एब्जॉर्ब किए जा रहे थे और वो एब्जॉर्ब करके उन्होंने बॉन्ड को तोड़ दिया। अब उनके पास इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा आ गई कि उन्होंने बोर्ड की वो तो रिश्ता तोड़ के वो क्या हो गए, वो रिलेटिवली आजाद हो गए। तो इसलिए यही सेंटेंस लिखा गया है कि जब वो लिक्विड फेज में जाती हैं तो उनके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके लिक्विड में पहुंची है। ये नहीं है कैसे मुंह उठा के वो लिक्विड में पहुंच गए, नहीं, उन्होंने एनर्जी की है, मेहनत करके फिर वो लिक्विड फॉर्म में पहुंचे। तो इसलिए जब वो लिक्विड फॉर्म में पहुंच गए तो उनके पास मेहनत ज्यादा है, उनके पास एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। क्लियर है? जी सर। इसी तरह अब जब उसने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो गैस में जब वो जाएगी तो उसके पास इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड सबसे वीक, लेकिन इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में था तो एनर्जी अब्सॉर्ब की, वो एनर्जी आ गई लिक्विड में चला गया। अब जब लिक्विड से गैस में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगा ना, क्योंकि फेज चेंज करने के लिए लेटेंट हीट ने यूज होना है। तो अब जब वो लिक्विड से जब उसने गैस में जाना है तो पहले वाला जो एनर्जी का साइकिल है वो प्लस दूसरा साइकिल है, तो दोनों को कंबाइन करके फिर जाकर जो एनर्जी मिलेगी वो गैसियस फॉर्म में जाकर उस एटम के पास एनर्जी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इंटरनल एनर्जी गैस के पास सबसे ज्यादा, बॉन्ड सबसे वीक, लिक्विड के पास मॉडरेट और बॉन्ड भी मॉडरेट, और सॉलिड के पास बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन इंटरनल एनर्जी सबसे कम। In case of change of state, if the molecule come closer, energy is released, and if the molecules move apart, energy is absorbed. तो ये सिंपल सा टोटका है कि अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यही तो वजह है कि क्योंकि सॉलिड में वो पास पास हैं तो सॉलिड से जब उसने जाना है लिक्विड में तो उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अब जब लिक्विड में जाएंगे तो उन्होंने एक दूसरे से दूर होना है तभी वो लिक्विड में जा सकती हैं। तो जब गैस में जाएंगे तो उन्होंने एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाना है। तो यही वजह है कि जब वो दूर जाएंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, तो जब वो कम अपने पास आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक और आपको इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यू बता दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। The amount of heat required to change the state of mass of the substance is written as, तो ये फार्मूला है लेटेंट हीट का, ml, where L is the latent heat. Latent heat is also called as heat of transformation. इसका यूनिट कैलोरी पर ग्राम कह लें, जूल पर किलोग्राम कह लें, और ये इसकी डायमेंशन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल, आगे इसकी टाइप्स हैं लेटेंट हीट की। पहली टाइप है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल, नाम से ज़ाहिर है कि मिलने वाली हीट, इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of the material in its solid state at its melting point to 1 kg of the material in its liquid state। दो चीजें हैं, आपने 1 kg लेना मटेरियल का सॉलिड फॉर्म में और उसको मेल्टिंग पॉइंट पर वो रख देना है। तब आपका ये सवाल होगा कि जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा, आप उसको मेल्टिंग पॉइंट पर मतलब रूम टेम्परेचर का जो मतलब है आपने जिस जगह पर आपने रखा है उस जगह का आपने टेम्परेचर कितना कर देना जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने आइस को क्या, आइस का 1 kg ले लिया
और आइस को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टू 1 kg ऑफ द मटेरियल इन इट्स लिक्विड स्टेट। तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट पर आपने क्या किया, 1 kg मटेरियल को आपने 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ज़ाहिर है जब कन्वर्ट करने के लिए आपको जो हीट चाहिए उस हीट को आप क्या कहती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएल। इट इज आल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज व्हेन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये दूसरे वे में आप इसको ये डिफाइन कर सकती हैं। तो पानी की लेटेंट हीट कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, या 60 किलो जूल पर मोल, या फिर 60 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब वेपोराइजेशन है, तो वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट द लेटेंट हीट वेपोराइजेशन इज रिक्वायर्ड टू change 1 kg of the material in its liquid state at its boiling point to 1 kg of the material in its gaseous state। वो ये एक दूसरे की बात है और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो वही बात है कि वेपराइजेशन वो मोर होती है क्योंकि पहले वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से उसने वेपर्स में जाना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर देन दैट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिकॉज वो रीजन मैंने आपको बता दी कि वो ज्यादा एनर्जी लेकर वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी थ्रू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यानी कि आपने क्या करना है, 1 डिग्री, वो चाहे आप उसको सेंटीग्रेड में ले लें या केल्विन में ले लें, 1 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाना है। उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो आपको चाहिए तो उसको आप थर्मल कैपेसिटी कह लें या हीट कैपेसिटी कह लें, एक ही बात है। और ये फार्मूला एम सी इज इक्वल क्यू ओवर डेल्टा थीटा, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जितनी भी इसकी फॉर्म्स है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी की, वो सारे फार्मूले आप एक इकट्ठे लिख लें ताकि वो फिर आपको आसानी रहे न्यूमेरिकल को ले वो सॉल्व करने के लिए। वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स मास। तो ये मास पे डिपेंड करती है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जितना मास कम होगा उतनी हीट कैपेसिटी कम होगी। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है या थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। Water equivalent is defined as the mass of water which would absorb or evolve the same amount of heat as is done by the body in rising or falling to the same range of temperature। यानी कि वो बॉडी जो सेम वाटर जितनी वो मतलब हीट को एब्जॉर्ब करे या हीट को रिलीज करे, तो वो सब बोलेंगे ये वाटर का इक्विवेलेंट है, वाटर की कॉपी है, वाटर जैसा है। तो ये फार्मूला, तो वाटर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या बनता है, एम सी, और इसका यूनिट वो उन्होंने ग्राम में रखा हुआ है, ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम। थर्मल कैपेसिटी का यूनिट, if thermal capacity of a body is expressed in terms of mass of water is called water equivalent of the body। ये जस्ट एमसीक्यूज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इवेपोरेशन, ये एमसीक्यू पेपर में भी आए हुए हैं इससे रिलेटेड। वेपोराइजेशन अकरिंग फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फ्री सरफेस का मतलब है कि आपने उसको आजादाना तौर पर छोड़ा है, उस पर आपने कोई मतलब है प्रेशर या फोर्स आपने नहीं लगाई हुई। तो जैसे पानी है, वो बर्तन में आपने डाला हो तो क्या होगी, वो उसकी फ्री सरफेस होगी क्योंकि आप ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे।
Evaporation is the escape of the molecules from the surface of the liquid. This process takes place at all temperature. ये भी हम सीख हुआ है इवापोरेशन किस टेम्परेचर पर होती है, तो ये ऑल टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है और ये टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। यहाँ पर आपको हीट नहीं देनी पड़ती, जस्ट आपने क्या किया, उसको धूप में रख दिया, तो जो सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो उनको जैसी वो थोड़ी सी वो एनर्जी मिलेगी वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से आपने हीट नहीं देनी, जस्ट उसने क्या करना है, वो फिनोमना आपको वो हीट वो एक्सटर्नल से वो सराउंडिंग से लेकर वो अपने क्या करेगा, वो वेपर फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट होगा। एक होता है ना कि आप हीट करें, उसको एनर्जी दें, एनर्जी देकर वो फिर किस में चला जाए, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए, उसको आप इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे। इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होगा, आपने कुछ नहीं करना। लिक्विड को जस्ट आपने रख देना है ओपन एटमॉस्फेयर में, तो इवेपोरेशन हो गया। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में अगर आप वो बर्तन में पानी रख देंगे तो जाहिर है कि ये तो नहीं होता कि जी आपने 12 बजे पानी रखा प्याले में और 3 बजे देखा तो सारा प्याले में से सारा पानी गायब हो जाएगा, नहीं। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो सरफेस पर होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो उस टेम्परेचर को अब्जॉर्ब, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और वो वेपर फॉर्म में खुद बहुत कन्वर्ट होके उड़ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ उसमें जो लेवल होता है ना उसमें चेंज आता है। अगर अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फिर आप देखिएगा कि एक ऐसा कमरा जिसमें आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वहां पर आपका पानी का कप रखें तो आप देखिएगा कुछ देर बाद या कुछ आवर बाद उसमें पानी का जो लेवल है वो ड्रॉप हो चुका होगा, क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की और वो किस पे फॉर्म में चले गया, वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो। इस फिनोमेना को कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स, और ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको 4 टेम्परेचर दे दिए जाएं और बोलें कि किस टेम्परेचर पर इवापोरेशन ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो टेम्परेचर पर इवापोरेशन ज्यादा होगी। और दूसरी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, ये भी पेपर में आया हुआ है, बिकॉज ऑफ द फास्टर मॉलिक्यूल्स एस्केप एंड देयरफॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड हेंस द टेम्परेचर डिक्रीज। क्योंकि जिनके पास एनर्जी ज्यादा थी वो तो उड़ गए, वो तो उसको छोड़ के चले गए, तो जो पीछे बच जाते हैं मॉलिक्यूल, जाहिर उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी कम होगी। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये किस्म का कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो हाई एनर्जी वाले थे वो उड़ गए, वो छोड़ के चले गए, तो जो पीछे गरीब रह गए उनके पास एनर्जी लो थी, तो जाहिर है जब एनर्जी लो होगी तो फिर आप बोलेंगे ये कूलिंग प्रोसेस है। तो यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लें। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन, और फ्रीजिंग का दूसरा नाम क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। ये सिनोनिम्स भी आपको याद होने चाहिए। द फेज चेंज of a solid to liquid is called melting or fuel. The reverse phenomenon is called freezing or solidification. When pressure is applied on ice, it melts as soon as the pressure is प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, प्रेशर को रिमूव करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी। और इस फिनोमेना को क्या कहती हैं, रीगिलेशन। दूसरी टर्म है वेपोराइजेशन और लिक्विफिकेशन। ये सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए। तीसरा नाम है कंडेंसेशन, तीन नाम है, वेपोराइजेशन, लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। द फेज चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, लिक्विड, और द रिवर्स ट्रांजिशन इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। आप जानती हैं कि जब सबले रूल क्या है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड ही डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे,
sublimation takes place when boiling point is less than the boiling point. फॉर एग्जाम्पल उसका मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 60 से कम होगा, तो तब क्या होगा, तब उसकी सब्लिमेशन होगी. A block of ice sublimates into vapor on the surface of moon because of very low pressure on its surface. अभी आपने देखा जब आप प्रेशर को रिमूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा. Heat required to change unit mass of solid directly into vapor at given temperature is called heat of sublimation or at that temperature. यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ ले. और फ्रोस्ट डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, ये डेफिनेशन है, इनको आपने याद करना है. वेपर प्रेशर यानी कि वेपर्स का प्रेशर. जैसे आप जो प्रेशर कुकर होता है वहां पर क्या होता है, पानी जो वो बॉयल हो जाता है, तो वो जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वो वेपर्स क्या करती हैं, उस पर प्रेशर लगाती हैं. अगर वो जो होती है वो, अगर आप उसमें से वो वेपर्स को बाहर ना निकलने दें, वो प्रेशर कुकर क्या होता है, वो फट जाता है, क्योंकि वेपर्स क्या कर रही होती हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं. When the space above a liquid is closed, yes, अभी मैंने आपको प्रेशर कुकर की एग्जांपल दी, it soon becomes saturated with vapor and a dynamic equilibrium is established. The pressure exerted by this vapor is called saturated vapor pressure, whose value depends only on the temperature, independent of external pressure. क्योंकि जाहिर है कि वो बर्तन के अंदर बंद है, तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर से कोई कंसर्न नहीं है. If the volume of the space is reduced, more vapor pressure liquefies, but the pressure is unchanged. अगर आप उसकी जो है जगह कम कर दें, तो सम वेपर्स क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अब उनके पास रूम स्पेस कम होगी, तो वो ज़्यादा फैल नहीं सकेंगे, तो जब वो फैल नहीं सकेंगे तो वो रिवर्स फॉर्म में आ जाएंगे. लेकिन प्रेशर उनके जाहिर है वो प्रेशर कॉन्स्टेंट भी आपने रखना है. एक चीज आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए ना, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को रिड्यूस कर देंगे, तो जब वो वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो लिक्विफाई हो जाएंगे, यानी कि रिवर्स फॉर्म में आ जाएंगे, वेपर से लिक्विड में वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी जगह को कम कर दी है, रूम को कम कर दिया है. A saturated vapor does not obey the gas law, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. Whereas the unsaturated vapor obeys the fairly well. Unsaturated क्या होता है कि इक्विलिब्रियम ना हो, कि मतलब जो है ना वेपर्स बनने में, और वो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड बनने वापस बन रही हैं, यानी कि जितने लिक्विड से बनी है वेपर, उतनी वेपर से लिक्विड बनी है. इनमें के इक्विलिब्रियम हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. और अगर इक्विलिब्रियम ना हो, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स बनने वाले कम है और वेपर बनने वाले ज्यादा है, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा. वेपर डिफर फ्रॉम अ गैस है, तो वेपर और गैस डिफरेंट होता है. इन दैट द फॉर्मर कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि वेपर्स को आप लिक्विफाई कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से. लेकिन जो होती है गैस, उसको आप जब तक उसका टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, तो तब तक आप उसको वो लिक्विड में उसमें उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड प्रेशर, नहीं वेपर एंड गैस. तो इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जा सकता है कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है. तो वेपर को आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से गैस में, सॉरी, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको टेम्परेचर ड्रॉप करना पड़ेगा, टेम्परेचर लूज करना पड़ेगा. ठीक है, फिर आज ना इतनी ठीक है, क्योंकि काफी टर्म्स आज हमने पढ़ दी हैं, तो उसको आप प्रिपेयर से कर लीजिएगा. ठीक है, या और पढ़ना है तो बता दें.
और पढ़ना है तो बता दें, या बस ठीक है। काफी है सर इतना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफी टर्म्स है याद करने वाली, तो इसलिए आपने इसको प्रिपेयर भी करना है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।